मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप सो आप सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा। और एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से क्लियर है या नहीं है। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स कमेंट कर देंगे बच्चों, क्या आप सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से क्लियर है बच्चों। चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो रहा होगा। एंड आप सभी स्टूडेंट्स का ये जो सेक्शन होने जा रहा है, ये जो आप लोगों का इकोनॉमिक्स का सेशन चल रहा है, जैसे कि मैंने आप सभी बच्चों को बताया भी था पहले भी, है ना। आप सभी बच्चों को मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जो कि रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस हो रही हैं। तो कोई भी बच्चा इन क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूले। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं इन क्लासेस को। एंड आई होप सो आप सभी बच्चों को नोटिफिकेशन और मैं आप सभी बच्चों को लाइव शो हो रहा होगा, सब कुछ प्रॉपर तरीके से क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप सभी बच्चों को मैं अपने बारे में देना चाहूंगा। एज यू ऑल नो मेरे प्यारे दोस्तों, माय नेम इज So as you all know मेरे प्यारे दोस्तों, my name is Abhishek Shukla and I have 3 years of experience in teaching field. I am specialized for the subject of NTech Commerce and this is my referral code. If you will use this code, you will get 10% discount on the total amount of your subscription. और आप सभी बच्चों को मैंने जैसे कि हर एक क्लास में इन्फॉर्म करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे NTech UGC नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो आप सभी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एक आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी के, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है आप सभी बच्चों के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी बच्चा स्किप ना करे, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए एक परफेक्ट स्टडी पार्टनर रहने वाला है, जो भी स्टूडेंट्स NTech UGC नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आपको यहाँ से हर वेडनेसडे को नए नए बैचेस लॉन्च करने को मिल जाते हैं। और इसके बाद आप सभी बच्चों से डिस्कस किया जाए तो ये आपके कुछ टॉप सब्जेक्ट्स हैं जो कि करवाए जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे आपके टॉप फैकल्टीज के द्वारा। आप सभी बच्चों को बात करते हैं कि अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर लेना है या फिर बच्चों को आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो इसमें बेनिफिट क्या है। अगर आप सभी लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट है, इन दोनों चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा प्लस का जो बेनिफिट है, उसमें आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, कोर्सेज, पीडीएफ्स, कोर्स और लाइव टेस्ट क्विजेस, ये सारी चीज़ें आप सभी बच्चों को मिल रही होंगी। लेकिन आइकॉनिक में इन सारी चीज़ों के चार चीज़ों के साथ साथ आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर आपको पूरा कंप्लीट मिल रहा होगा। आपको पर्सनलाइज तरीके से डाउट सॉल्विंग सेशंस हो रहे होंगे, प्रिपेयर्ड स्टडी मटेरियल मिल रहा होगा, SOP फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन आप सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और आपके पास कंप्लीट SOP मिल रहा होगा आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी बच्चों को 24 महीने से लेकर 1 महीने तक का ऑप्शन है, अगर आप सभी बच्चे प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं। जैसे कि 20,000 का कोई सब्सक्रिप्शन है तो वो आपको 18,000 में मिल जाएगा। अगर 13,750 का तो आपको 12,375 में, 11,000 का है तो आपको 10,000 का मिल जाएगा, आप अगर इस कोड का इस्तेमाल करते हैं। और आप सभी बच्चों को मैं बता दूं, जैसे ही आप सभी लोग अभी तक जिन्होंने प्लस का सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक का अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, जून के मंथ में आप सभी लोग ले लीजिए, 30 जून के पहले, क्योंकि आप सभी लोगों का 1 जुलाई से जो हो रहा है वो प्राइस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चों 30 जून से पहले आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लें। आपको इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करना है, जिससे कि आप सभी बच्चों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सके। आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन सभी बच्चे ले लें, जो भी बच्चे आइकॉनिक का लेना चाह रहे हैं, 45,000 से 40,500, मतलब कहने का ये है कि 10% का जैसे ही आप चाहते हैं डिस्काउंट मिल जाए, तो आप सभी बच्चों को इस कोड का जरूर इस्तेमाल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग अगर प्लस का ले रहे हैं तो आप ये 4 चीज़ें आप सभी बच्चों को मिलेंगी, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल। इन 4 चीज़ों के साथ आप चाहते हैं आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन, इन 4 चीज़ों के साथ आपको पर्सनल कोच भी मिल जाए, स्टडी वीकली रिव्यूज बाय बूस्टर सेशंस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए SOPs, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ये सारी ही चीज़ें मिले तो आप सभी बच्चों को आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, जैसे कि मैंने आपको सभी बच्चों को बताया कि आप कि हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। तो उन बैचेस में जो फैकल्टीज़ हैं, आपके टॉप फैकल्टीज़ देख सकते हैं आप लोग, जैसे राजीव कुमार सिंगल सर हैं, कमलवीर सर हैं, मीनाक्षी सिंह मैम हैं, ज्योति कुमारी मैम, आरती रानी, खुशबू अग्रवाल, ये आपके जो टॉप फैकल्टीज़ हैं। नवदीप कौर मैम हैं, ठीक है, बुशरा बजिल मैम है। तो बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी हैं जो कि आप सभी बच्चों को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, जो आपका ये बैचेस लॉन्च हुआ। तो जैसे कि मैंने आप सभी बच्चों को बताया कि आपके प्राइस हाइक हो रहे हैं, तो जुलाई 1
जुलाई ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे, 1 जुलाई से आपके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे 30 जून के पहले पहले या 30 जून तक आप सभी बच्चे प्लस का सब्सक्रिप्शन जो उन्होंने सोच रखा है लेने का, तो आप लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल है आप सभी बच्चों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग टाइम में रहते हुए आप सभी स्टूडेंट्स को आंसर करना है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी मींस, अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का क्या अर्थ होता है? स्टडी ग्रोथ बिगिंस, स्थिर विकास से शुरू होता है, मतलब धीरे 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 वाला, जैसे स्थिरता के होते हुए आपका विकास शुरू हो जाता है, या फिर इकोनॉमी स्टेगनेंट, आपका अर्थव्यवस्था स्थिर रहती है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, इकोनॉमी इज अबाउट टू कोलैप्स, या फिर अर्थव्यवस्था गिरने वाली है, ढहने वाली है, या ऑल कंट्रोल्स आर रिमूव, या सभी नियंत्रण हटा दिए जाते हैं। तो क्या होता है टेक ऑफ स्टेज का मतलब? जल्दी से फटाफट बताएंगे सभी बच्चे। चलिए एंड आई होप सो आप सभी बच्चों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आप सभी बच्चों के रेगुलर क्लासेस आप सभी बच्चों की, इसका मतलब हो रहा है। तो आप सभी बच्चों को मैं आपको जिन्होंने आंसर ए दिया, स्टडी ग्रोथ बिगिंस, आपका स्थिरता के साथ आपका विकास शुरू हो जाता है, डेवलपमेंट शुरू। टेक ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? जब आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब आपका एरोप्लेन होता है, जब वो टेक ऑफ कर रही होती है, जब आपका टेक ऑफ करे तो अचानक से तो ऐसे चलते नहीं है, मतलब अचानक से चलते चलते अचानक से डायरेक्ट वो कर जाती है। तो जब टेक ऑफ कर रही होती है तो आप सभी बच्चों को बहुत धीरे 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 फिर इसके बाद धीरे धीरे ऐसे ऐसे ऊपर करके तब जाता है टेक ऑफ करना, है ना? तो ये क्या होता है, आपका धीरे धीरे वो ऊपर बढ़ रहा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? टेक ऑफ करने का मतलब क्या हुआ कि आपका धीरे धीरे आपका विकास शुरू हो रहा है, स्थिरता के साथ विकास शुरू हो रहा है। क्लियर है? आई होप सो सभी बच्चों को ये चीज, ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि टेक ऑफ स्टेज का मतलब क्या होता है एक इकोनॉमी के अंदर। क्लियर है आप सभी बच्चों को? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम, भारत में नियोजन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है फंडामेंटल राइट्स, कहां से प्राप्त करता है? फंडामेंटल राइट्स से, डायरेक्टिव डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फंडामेंटल ड्यूटीज, या फिर प्रीएम्बल। प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। तो क्या होगा बच्चों आंसर? फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे। और आप सभी बच्चों को क्या है कि आपका जो प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम, जो भी आपके भारत में योजना बनाई जाती है उसके जो उद्देश्य होते हैं, समझ रहे हैं? जो आपका उद्देश्य होता है, प्लानिंग, जो भी आपका नियोजन बनाया जाता है, जो भी आपका प्लानिंग किया जाता है इंडिया के अंदर, उसका जो उद्देश्य होता है वो आपका कहाँ से डिसाइड होता है? ये मेरे प्यारे दोस्तों डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। क्योंकि आप इस पॉलिसीज के तहत आप जो भी कुछ प्लान कर रहे हो अपने पब्लिक के लिए, वह पूरी तरीके से पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम या फिर गलत उसके अंदर प्लान नहीं होना चाहिए कि जिसको किसी पब्लिक को या किसी इंडिविजुअल को, किसी भी इंडिविजुअल के आप ये कहें कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, या फिर उसको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है। तो इस चीज का आप सभी बच्चों को ध्यान में रखकर चलना है। भारत में नियोजन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है आपके राज्य नीति के निर्देशक के सिद्धांत के तहत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज्ड इन, भारत की 70% कामकाजी आबादी इस कौन से क्षेत्र में लगी हुई है? कौन से सेक्टर में लगी है? पब्लिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, या फिर टर्शियरी सेक्टर?
चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे। तो आप सभी बच्चों का आंसर क्या होगा बच्चे? प्राइमरी सेक्टर। आपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में देखा होगा कि सबसे ज्यादा आपके जो रूरल पॉपुलेशन है वो आपका किस चीज में लगे हुए हैं बच्चों? आपके एग्रीकल्चरल सेक्टर में लगे हुए हैं, या फिर किसी चीज के रॉ मटेरियल को थोड़ा सा कन्वर्ट करने में, आप ये समझिए रॉ मटेरियल का आदान प्रदान करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे? प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र आपका 70% जो आबादी है, वर्किंग पॉपुलेशन की जो आबादी है 70%, वो कौन से सेक्टर में लगा है, कौन से क्षेत्र में लगा है बच्चे? प्राथमिक, या फिर आप कह सकते हैं प्राइमरी सेक्टर में लगा हुआ है। आई होप सो आप सभी बच्चों को सेक्टर्स के बारे में पूरी तरीके से क्लियरिटी होगी, क्लैरिफाई होगा आप सभी बच्चों को प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर का मतलब क्या होता है, और टर्शियरी सेक्टर का मतलब क्या होता है। तो बच्चों प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पे आपका प्रोडक्शन रॉ मटेरियल का होता है। जैसे बात करें आपका वीट, जो आपका क्या होता है बच्चे? वीट जो होता है वो आपका क्या होता है बच्चे? एक रॉ मटेरियल है। अब इस वीट से ब्रेड तक का, अब इस वीट से ब्रेड तक का जो सफर होता है, जो इस वीट से ब्रेड तक का जो पूरा सफर होता है वो आपके सेक्टर्स में डिवाइडेड है। इस वीट को पूरा आटा में कन्वर्ट करके, आटा को फिर इसके बाद आपको वो मिल में जाता है, मिल में आटा में कन्वर्ट हो गया, फिर इसके बाद आपको ब्रेड बनाया जाता है। ब्रेड बनाने के बाद वो कैसे कस्टमर तक पहुंचता है, लास्ट तक कस्टमर तक कैसे पहुंचता है, वो सारे जो बीच में आपके बिचौलिए हैं वो सारी ही चीजें आपका इसमें आ जाता है बच्चों? प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड होता है। तो वीट के बाद आपका ब्रेड बन गया। मान लीजिए सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, आपको इस वीट को आटा में बदलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक आपके रॉ मटेरियल को, आप ये समझिए रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं आपके फिनिश्ड गुड में, कन्वर्ट कर देते हैं आपके फिनिश्ड गुड में। क्लियर है बच्चों? सेकेंडरी सेक्टर में। टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है कि आप लोगों का जो ट्रांसपोर्ट सेक्शन है, जो ट्रांसपोर्ट सेक्शन है, जो आपका ट्रांसपोर्ट सेक्शन है, एडवर्टाइजिंग सेक्शन है, ठीक है, सेल्स का सेक्शन है, ये सारी चीजें आपका किस में आ गया बच्चों? टर्शियरी सेक्टर में आ गया। क्लियर है? कुछ भी अगर दिक्कत होता है तो कस्टमर को कुछ दिक्कत होता है, वो कस्टमर कॉल कहाँ पे लगाते हैं, तो वो सारे सेक्टर किस में आते हैं बच्चे? टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे 70% वर्किंग पॉपुलेशन लगी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इकोनॉमी सर्वे इज पब्लिश्ड बाय, इकोनॉमिक का जो सर्वे है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप सभी बच्चों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी ज्यादा यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप सभी बच्चों के। तो इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी स्थान। क्या होगा? जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे आप सभी बच्चों को। आंसर सभी बच्चों को करना है, थोड़ा बहुत अगर गलत कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आंसर करने से आप सभी बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, इसलिए आंसर सभी बच्चे करेंगे, गलत करेंगे कोई बात नहीं। ठीक है, कोशिश करिए, क्योंकि जब तक गलत नहीं करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग, तो सही का आप लोगों को ज्ञान कैसे होगा? ठीक है, चलिए, तो आप सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है वो जो पब्लिश किया जाता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा पब्लिश किया जाता है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। और क्या किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा? आपके जो क्वाइंस हैं, जो आपके क्वाइंस हैं और आपके जो 1 रुपये नोट है, इससे रिलेटेड भी बता दे रहा हूँ, जो आपका 1 रुपये नोट है और टोटल जो आपके इंडिया के जो अंदर क्वाइंस का इशुएंस होता है वो भी कौन करता है बच्चे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का वर्क होता है। और नमस्कार, हेलो। और आपके पास कॉइन्स के बाद आप सभी बच्चों को जो भी आपका 1 रुपए का नोट होता है, जो 1 रुपये का नोट होता है, जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर जो साइन होता है, वो सिग्नेचर जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। किसका होता है बच्चों? फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। क्लियर है? तो ये सारे डाउट्स यहाँ से आपका क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? मैक्स मिलर को, या फिर कार्ल मार्क्स को, या एडम स्मिथ को, या फिर नन ऑफ दीज? किसको कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? आपके अर्थशास्त्र के जनक कह लो या अर्थशास्त्र के पिताजी कह लो। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप कैसे हो? जहन जी, आई थिंक आप बहुत पहले आते थे बच्चे, आप बहुत दिनों बाद आ रहे हो।
चलिए, लाइक शेयर करना ना भूलें, सभी बच्चे लाइक जरूर कर देंगे। तो आपके जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, या हम ये कहें आपको अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हमारे स्मिथ जी हैं, एडम स्मिथ जी हैं, जिनको आपको फादर जनक कहा जाता है, अर्थशास्त्र का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई? वर्ल्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, या फिर लाल बहादुर शास्त्री? जी बिल्कुल, ठीक है, तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। तो आप सभी बच्चों का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जवाहरलाल नेहरू। द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय whom? दैट इज जवाहरलाल नेहरू, पीटी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं हमारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो इंडिया है सोशलिस्ट इकोनॉमी, गांधीन इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, या फ्री इकोनॉमी? भारत के पास कौन सी अर्थव्यवस्था है, या भारत की जो अर्थव्यवस्था वो कौन से, किस तरीके की अर्थव्यवस्था है? समाजवादी है, गांधीवादी है, मिश्रित है, या फिर मुक्त अर्थव्यवस्था है? चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। चलो भाई जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। और आप सभी बच्चों का प्लस का जो क्लास है वो 2 बजे से है। चलिए तो आंसर सी, मिक्स्ड इकोनॉमी, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्तों जिन्होंने सी आंसर दिया है बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर है, बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर है। जो भी बच्चे सी आंसर दिए हैं वो आपका बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे देश की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब समझ रहे हो, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर और आप का प्राइवेट सेक्टर का दोनों का ही एग्जिस्टेंस होता है। चलो, इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी इन, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, सेकेंड 5 ईयर प्लान के लिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 के लिए, नन ऑफ द अबव। संविधान का निर्माण, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1948 की, औद्योगिक नीति, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए 4 3 2 1 एंड योर आंसर इज व्हाट? इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948, 1948 की औद्योगिक नीति, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 विल बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Among the reason of disguised unemployment in the rural areas is, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारणों में से है, ऐसा कौन सी बेरोजगारी? आई होप सो ये मैंने समझाया था आप सभी बच्चों को, और ये कॉन्सेप्ट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, और सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा, और उसके हिसाब से आंसर करना है। तो आप लोगों को क्या करना है? चॉइस ऑफ हैवी इंडस्ट्री मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास के लिए एक भारी उद्योग मॉडल का विकल्प, लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द कंट्री, देश के तकनीकी विकास के निम्न स्तर, हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन अलोंग विद द स्लो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधारों के धीमे कार्यान्वयन के साथ जनसंख्या का भारी दबाव, या हाई इलिटरेसी रेट। चलिए फटाफट बताएंगे। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी,
आपका जो टेक्नोलॉजी का जो लेवल है वो है कम, ठीक है, ड्यू टू लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द कंट्री, ठीक है, उतना टेक्नोलॉजिकल डेवलप। अब मान लीजिए एक मशीन है, एक मशीन अगर एक मशीन जो है, एक मशीन को हमें फिक्स है कि भैया एक मशीन को चलाने के लिए हमें 4 बंदे ही चाहिए, कितना, 4 बंदे ही चाहिए, इसके बाद हमें किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, 4 बंदों में हमारा काम हो जाएगा, उस मशीन को चला लेंगे। तो ये मशीन टेक्नोलॉजिकल है। लेकिन अब अगर आपको ये बंदा, अगर यही चीज़ ऐसा हो कि एक खेत है, एक खेत है, फील्ड है, मैंने एक एग्जांपल बताता, एक फील्ड है, वहाँ पे, अब वहाँ पे तो कोई मशीन है नहीं, मान लीजिए अब आपको खेतों में काम करना है, अब वहाँ पे आप चाहे 4 लोग लगा दो चाहे 50 लोग लगा दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब काम वहाँ पे सिर्फ जरूरत है 4 लोगों का और आपने लगा दिया 8 लोगों को, तो बाकी के जो 4 लोग हैं वो तो काम तो या तो फिर चाय पियेंगे बैठ के, या तो फिर ऐसे इधर उधर घूमेंगे, काम उतना अच्छे से हो नहीं पाएगा, प्रोडक्टिविटी नहीं निकल के आ पाएगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पर पर्सन की प्रोडक्टिविटी होती है वो प्रोडक्टिविटी निकल के नहीं आ पाएगी जितना होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया इस हिसाब से, जितना बड़ा खेत है या जितना बड़ा ये है आपका फील्ड है, उसमें 4% का मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है और 4% में आराम से वो जो फील्ड है उसमें पूरी तरीके से कल्टीवेशन, एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन हो सकता है। बट मेरे प्यारे दोस्तों वहां पे आपने लगाया 8 लोग, तो बाकी के 4 लोग जो एक्स्ट्रा हैं वो क्या कहलाएंगे बच्चे, रोजगार नहीं मिला है उनको, जो रोजगार है उसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ डेवलपिंग कंट्री जनरली टेक्स प्लेस ड्यू टू, एक विकासशील देश में बेरोजगारी आमतौर पर किसके कारण होती है, स्विच ओवर दी वन जॉब टू अनदर, एक नौकरी से दूसरी नौकरी के स्विच करने पर, या फिर लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड, प्रभावी मांग की कमी, या फिर आपका जो सीजनल फैक्टर है, या फिर लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक विकासशील देश में बेरोजगारी आमतौर पर किसके कारण होती है, चले जी नहीं, बिल्कुल नहीं, सीजनल फैक्टर नहीं होता यार। सीजनल फैक्टर अगर इंसान चाहे, सीजनल फैक्टर वाला जो सीन है वो तो चलो ठीक है, बेरोजगारी है, लेकिन वो उस लेवल की, मतलब अब क्या मतलब है आप लोगों का कि जो सीजन, जो ठंडी वाले हैं वो अपनी गर्मी में काम कर ही नहीं सकते क्या, कर तो सकते ही है ना, वो नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, कर तो सकते हैं ना, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ गर्म इस दुनिया में आया तो सिर्फ गर्मी में काम करने के लिए आया, ठंडी में काम करने के लिए नहीं आया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए आपका सीजनल फैक्टर नहीं, जो सबसे ज्यादा पूछा है ना, अनएम्प्लॉयमेंट डेवलपिंग इकोनॉमी जनरली टेक्स प्लेस ड्यू टू, अनएम्प्लॉयमेंट जो सबसे ज्यादा होता है, लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के पूरक कारकों की कमी कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, चक्रीय बेरोजगारी से तात्पर्य क्या समझते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगस्ड या वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, या अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग रिसेशनरी फेज ऑफ ट्रेड साइकिल, स्वैच्छिक बेरोजगारी या एक व्यापार चक्र के मंदी के चरण के दौरान बेरोजगारी। आपको मैंने समझाया था कि आप सभी बच्चों का साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। चलिए, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग रिसेशनरी फेज ऑफ ट्रेड साइकिल, एक व्यापार चक्र के मंदी के चरण के दौरान बेरोजगारी, जब आपका कभी कभी डिमांड कम हो जाए, डिमांड ज्यादा हो जाए, तो इसके वजह से जो आपका बेरोजगारी आता है उसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो पर्सन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, एक लाइन जो कि उसके नीचे एक पर्सन है, पर्सन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया आर क्लासिफाइड एज सच बेस्ड ऑन वेदर, भारत की गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियों को इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि क्या दे आर एंटाइटल्ड टू अ मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड फूड बास्केट, वे न्यूनतम आधारित खाद्य टोकरी के हकदार हैं।
दे गेट वर्क फॉर प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, उन्हें एक वर्ष में निर्धारित न्यूनतम दिनों के लिए काम मिलता है। दे बिलोंग टू एग्रीकल्चरल लेबरर हाउस होल्ड एंड द शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब सोशल ग्रुप, वे खेतिहर मजदूर परिवार और अनुसूचित जाति जनजाति सामाजिक समूह के संबंधित हैं, या दियर डेली वेजेस फॉल बिलो द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम वेजेस। चलिए, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि बच्चे वे न्यूनतम निर्धारण खाद्य टोकरी के हकदार हैं। जैसे आपको समझ, मैंने आपको बताया था कि एक लाइन होता है, गवर्नमेंट एक लाइन डिसाइड करती है कि इस लाइन के नीचे, चाहे वो कैलोरीज के टर्म्स में हो, चाहे वो कैलोरीज के टर्म्स में हो, चाहे वो आपके इनकम के टर्म्स में हो, तो एक लाइन डिसाइड करते हैं कि अगर इसके नीचे अगर वो नहीं मिल पा रहा है उनको उतना, उसके नीचे उसके अगर उतना हक नहीं मिल पा रहा है, तो वो हक अगर उनको नई अधिकार नहीं मिल पा रहा है तो वो बीपीएल के लाइन में आएंगे, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर एंटाइटल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो विच कमिटीज रिकमेंडेशंस आर बीइंग फॉलोड बाय द एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस समिति की सिफारिशें का पालन किया जा रहा है? तत् कमेटी, चेलिया कमेटी, या फिर चक्रवर्ती का कमेटी, या फिर लकड़वाला कमेटी? इसका अच्छा एक्चुअली क्या है कि जब ये वाली सीन होता है ना कि आपका क्या नाम है गरीबी रेखा, क्योंकि डिसाइड ही इसी की वजह से होता है भाई कि अगर इसको इतना खाना नहीं मिल पा रहा है, इसको जितनी कमाई होनी चाहिए उतनी कमाई नहीं हो पा रही है, उतनी कमाई नहीं हो पा रही है, तो फिर क्या मतलब हुआ? क्यों? इसका भाई ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके सबसे जो है कि इतनी कैलोरीज जो इतनी मिलनी चाहिए उतनी कैलोरीज नहीं मिल पा रही है। अगर आपकी कमाई चलो ठीक है कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन क्या उतनी कमाई जरूरी है? क्या उतनी कमाई जितना एक लाइन है उतना कमाई जरूरी है एक इस लाइन को पूरा करने के लिए? तो वो दोनों ही आपका होना बहुत जरूरी है, कमाई के साथ इतनी कैलोरीज भी होनी चाहिए। हो सकता है आपका पॉपुलेशन ज्यादा है, चलो ठीक है, आपको ये डिसाइड कर दिया लाइन, आपका जो डाउट है सर डी भी हो सकता है, मैं उसी को समझा रहा हूँ। चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि आपने एक लाइन डिसाइड कर दिया, और इस लाइन को डिसाइड करते हुए आपने ये समझ लिया कि चलो भाई इस लाइन के नीचे जो भी अर्निंग कर रहा है एक हाउस होल्ड जो भी अर्निंग कर रहा है, मान लीजिए 50 रुपए कर रहा है अर्निंग वो पर डे का, ठीक है, और ये 50 रुपए नहीं कर रहे हो, 50 रुपए एक बीपीएल का लाइन है कि अगर इस 50 रुपए अर्न कर रहा है तब तो ठीक है, अगर 50 रुपए के ऊपर नीचे अर्न करता है तो वो बीपीएल में आएगा। लेकिन एक बात बताइए, मान लेते हैं उसका 100 रुपए अर्निंग है, मान लीजिए 50 के ऊपर, लेकिन वो अब आया किसमें बच्चों? बीपीएल। यही तो एक बात है कि हमारे देश का जो पॉवर्टी लाइन है वो कम क्यों नहीं हो रहा है? रीजन क्या है उसके पीछे मेरे प्यारे दोस्तों? कि देखो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है कि भैया 100 रुपए इनकम होनी चाहिए, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 100 रुपए पर डे की इनकम होनी चाहिए एक इंडिविजुअल को, एक इंडिविजुअल की जो हाउस होल्ड है 100 रुपए पर डे की उसकी इनकम होनी चाहिए। अगर वो 100 रुपए बीपीएल में है, अगर वो 100 रुपए पर डे की उसकी इनकम है, तो 100 रुपए के अगर ऊपर अर्न कर रहा है या फिर उतना अर्न कर रहा है, उसके बराबर अर्न कर रहा है, तो हम ये समझेंगे कि भैया वो पॉवर्टी लाइन में नहीं है, हम पॉवर्टी लाइन में नहीं है। अगर वो 110 रुपए अर्न कर रहा है या फिर 100 रुपए अर्न कर रहा है, लेकिन अगर वो 90 रुपए अर्न कर रहा है तब हम उसको बीपीएल में समझते हैं। अब यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं कैलोरी, अब मतलब यहाँ पे बात कर लिया हमने वेजेस की, लेकिन अब बात करते हैं हम कैलोरीज की। आप ये भी तो देखो, 100 रुपए चलो ठीक है वो अर्न तो कर रहा है, लेकिन क्या आप उसका फैमिली बैकग्राउंड देखो एक बार कि उसके फैमिली में है कितने लोग? वो क्या 100 रुपए सिर्फ अपने लिए कमा रहा है? क्या वो 100 रुपए अपने लिए कमा रहा है? 20 रुपए का खाना खर्चा हो गया, 20 रुपए का कपड़ा खर्चा हो गया, 20 रुपए का कोई घर में मेहमान आ गया उसका खर्चा हो गया, 20 रुपए आपका सिर्फ इधर उधर आने जाने का कहीं ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया, 20 रुपए आपको बच्चे की शिक्षा में के देने में खर्च हो गया, खत्म भैया 100 रुपए। क्या क्या कर लिया आपने 100 रुपए से? कुछ कभी ऐसी जिंदगी में कभी कुछ बन पाएगा आपका? कभी जिंदगी में नहीं बन पाएगा। आप अगर चाह के कोई एक अपनी
छोटी सी प्रॉपर्टी आप लेना चाहो तो क्या ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस आपका ये कैलोरी और वेजेस पे डिसाइड कर दिया गया कि आपका ये बीपीएल कहलाएगा, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज को समझता हूँ कि इसके लिए आपका बीपीएल, चलो ठीक है, वो लाइन आपने डिसाइड कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस लेवल तक सोचना पड़ेगा कि वो लाइन जो डिसाइड कर रहे हो आप, वहां पे हाउस होल्ड के भी देखते हुए डिसाइड करना है, उनके कैलोरीज को भी देखते हुए करना है, और उनकी सबसे बड़ी जो इंपैक्शन होना चाहिए वो शिक्षा को लेकर होना चाहिए, जो एजुकेशन को लेकर होना चाहिए, कि आपको इस समय एजुकेशन का जो दौर चल रहा है, जो इस 21st सेंचुरी में जो एजुकेशन का प्रतिक्रिया चल रही है, वो उसके अंदर हम कहीं ना कहीं पीछे होते जा रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है प्राइवेट सेक्टर, वो है एजुकेशन का धीरे धीरे जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इतने बड़े लेवल पे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अपने हिसाब से फीस महंगी कर रहे हैं, सस्ती कर रहे हैं, सस्ती का तो कोई नामो निशान नहीं है, महंगी करते जा रहे हैं। पूरे लॉकडाउन में पढ़ाई हुई है या नहीं हुई, बच्चा कितना पढ़ा है या नहीं हुआ, फीस टाइम से आनी चाहिए, अदरवाइज फाइन लगेगा। फीस टाइम से आनी चाहिए, अदरवाइज फाइन लगेगा। ठीक है, कुछ स्कूलों ने ऐसा किया कि चलो ठीक है, अपनी फीस को कम किया है ना, अभी चलिए मान लीजिए अपना कुछ कम किया होगा फीस, लेकिन मैं खुद की एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और लोगों का भी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आप सभी बच्चों को, क्योंकि और ये है एक्चुअल में, ऐसा बिल्कुल बताने का क्या इसमें है एक्चुअल में, कि हमारे देश का जो एजुकेशन जा रहा है वो पूरी तरह प्राइवेटाइजेशन कर दी, या फिर ऐसा कोई आप बिल लाओ, एक्ट लाओ, जिसके कारण आप इस चीज को एक लिमिट कर सको कि इस क्लास तक की फीस इतनी ही होनी चाहिए, इस क्लास तक की फीस इतनी ही होनी चाहिए, या आप कैटेगराइज्ड कर दो कि जो अगर इस क्लास से बच्चे आ रहे हैं, अगर इस क्लास के बच्चे आ रहे हैं तो इनकी इसलिए, और वो सेक्शन होना चाहिए इकोनॉमिक का सबसे बड़ा, वो जो कैटेगरी होनी चाहिए वो इकोनॉमी सेक्शन का होना चाहिए, इकोनॉमी कैटेगरी के हिसाब से इतनी फीस इस बच्चे की ली जाएगी इस क्लास की, अगर इस क्लास में वो एडमिशन लेता है, तब जाके हमारे देश का जो एजुकेशन, जो शिक्षा है, वो थोड़ा सा उसमें बदलाव हो पाएगा, तब जाके थोड़ा सा बदलाव हो पाएगा कहीं ना कहीं। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे कि हमारा जो शिक्षा का जो दौर चल रहा है वो जब तक सुधरेगा नहीं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा है कि आगे आने वाले पीढ़ी को भी सुधारता है और पूरी दुनिया में उसकी पूजा होती है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसकी पूरी दुनिया में पूजा होती है। तो हमेशा हमें ये, चलो ठीक है, हम इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटी ठीक कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम शिक्षा के ऊपर बात नहीं करेंगे, शिक्षा के ऊपर मुद्दा नहीं उठाएंगे, शिक्षा को हम बढ़ा नहीं सकते, बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हमारे देश का आगे बढ़ना, जो हमने वसुदेव कुटुंबकम का एक वो देखा है, वो तो है ही, हम चलो ठीक है भाईचारे का वो सारी चीजें, लेकिन जो एक विश्व गुरु बनने का हमने एक सपना देखा है, वो सपना साकार करने के लिए कहीं ना कहीं हमें शिक्षा की बहुत सख्त जरूरत होगी, हमें शिक्षा की कहीं ना कहीं बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी, जब तक होगी जब तक हमने ये नहीं सोचेंगे कि हमारे देश का शिक्षा प्रणाली किस चीज पर वर्क कर रहा है और कैसे वर्क कर रहा है। वही चीज ना, चलिए ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? लकड़वाला कमेटी विल बी द राइट आंसर। चलिए इस चीज पे अभी देखते हैं, बात करेंगे, काफी इस चीज पर मीटिंग करेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो लकड़वाला कमेटी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? इन्फ्लेशन इज कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, मुद्रास्फीति किसके परिणाम स्वरूप होती है? इन्फ्लेशन मतलब आप लोग जनरल की लैंग्वेज में जानते हैं महंगाई, और इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में महंगाई को बोल देते हैं मुद्रास्फीति, ठीक है। ठीक है, महंगाई को ही आपको मुद्रास्फीति बोल देते हैं लैंग्वेज में, मुद्रास्फीति बोलते हैं इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, किस कारण की वजह से होती है? तो आपका सी आंसर विल बी द राइट आंसर। इंक्रीज इन मनी सप्लाई विदाउट अ कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन प्रोडक्शन। आपका मनी सप्लाई बढ़ जाए लेकिन आपका प्रोडक्शन में उतना बदलाव नहीं हो रहा हो। जैसे मान लीजिए, ऐसा समझिए सरकार ने ये बोल दिया कि भैया आओ बैंक से पैसा लो और लेके जाओ, आपको जो करना है करो, आप पैसा लो, आओ लोन मैं दे रहा हूँ, इतने इंटरेस्ट पे दे रहा हूँ, पहले से आप जहाँ 15% देते थे मैं आपको 10% पे इंटरेस्ट दे रहा हूँ। आरबीआई ने सारे कमर्शियल बैंक को ये रिकमेंडेशन कर दिया है कि आप सभी बच्चों को जो मतलब सभी जो ग्राहक हैं, जो भी आप लोन होल्डर हैं, उनको अगर लोन प्रोवाइड करना है आप प्रोवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है ना।
प्रोवाइड करिए, कोई परेशानी नहीं है। तो इस चीज को अगर हम बढ़ावा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश का मनी सप्लाई इंक्रीज, और जहां पैसा जहां आया, मोमी लिख दिया है मैं गलती से, मनी मनी सप्लाई इंक्रीज। अब जहां आपके पास पैसा आता है, पैसा आने के बाद तो कहाँ किसी की कोई किसी को पहचानता है ना। तो पैसा आते ही पहचानोगे क्या? बस आपको ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, बस हाथ रखने की देरी है। अरे दोस्तों के पास क्या बोलोगे जाके, भाई तू सामान पे हाथ रख, बस वो तेरा। तो ये क्या होता है, आपके पास जब पैसा आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन क्या आप ये समझ रहे हो कि प्रोडक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो जैसे वही चीज प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है तो महंगाई का आप लोगों को रूप देखने को मिलता है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है आप सभी बच्चों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 6C विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत पुश मुद्रास्फीति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खाता है? इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन, या फिर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, या फिर इंक्रीज इन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया हमको, ओ मेरा। चलो भैया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन। आपका क्या आंसर हो जाएगा? इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन, अप्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि। ठीक है, इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, चलिए आई होप सो आप सभी बच्चों को क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलो, द इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस्ड इन द कंट्री एट प्रेजेंट इज, वर्तमान में देश में अनुभव की जाने वाली मुद्रास्फीति है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, सेकेंडरी इन्फ्लेशन, अनरियलिस्टिक इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जल्दी से फटाफट आंसर कर। मैंने 15 क्वेश्चन का ही सोचा था लेकिन जल्दी जल्दी आप लोगों को करवाऊं, तो फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे कि आपका गैलोपिंग इन्फ्लेशन जानते हो, जब आपका हाइपर इन्फ्लेशन वाला केसेस चलता है तो उसी को बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, द इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस्ड इन द कंट्री एट प्रेजेंट, सरपट मुद्रास्फीति, या फिर माध्यमिक अवास्तविक मुद्रास्फीति, या लागत पुश। चलिए, तो आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन विल बी द राइट आंसर। लागत आपकी ज़्यादा आ रही है तो आप प्रोडक्ट को बनाने में, जिस कारण की वजह से आपको इन्फ्लेशन महंगा, मार्केट में महंगाई देगा, क्योंकि जब बनेगा ही महंगा तो आपको मिलेगा भी महंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंटल स्टेप्स हैज प्रूव्ड रिलेटिवली इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द डबल डिजिट रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिसेंट ईयर्स। हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दहाई अंकीय दर को नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी कदम अपेक्षाकृत प्रभावी साबित हुआ है? Containing budgetary deficits and productive expenditure, streamline public distribution system, enhanced rate of production of all consumer goods, pursuing an export-oriented strategy.
अच्छा, आज ऐसे कितने बच्चे आए जो क्लास में पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं? चलिए, तो आंसर ए विल बी द राइट आंसर, कंटेनिंग बजटरी डेफिसिट्स एंड प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, बजटीय घाटे और उत्पादक व्यय का युक्त। आप सभी बच्चों की अभी 2 बजे प्लस की क्लास है, इसके वजह से मैं आप सभी बच्चों की ये क्लास थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप सभी बच्चों को इसी से परेशान नहीं होना है, ठीक है? अदरवाइज आपको और भी थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, तो ज़रूर मैं इसको और भी डिटेल्ड में आपको कंप्लीट करके तब आगे बढ़ता। चलो, ऑफ द वेरियस वेज ऑफ फाइनेंसिंग गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर द लीस्ट इन्फ्लेशनरी इज, सरकार के निवेश व्यय के वित्त पोषण के विभिन्न तरीकों में से सबसे कम मुद्रास्फीति है फॉरेन एड, डेफिसिट फाइनेंसिंग, टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग, विदेशी सहायता, घाटे का वित्त पोषण, कराधान या फिर सार्वजनिक उधार। चलो भाई बच्चों, जल्दी से फटाफट बताएंगे। अच्छा, आज ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो क्लास में फर्स्ट टाइम आए और कहाँ कहाँ से बच्चों ने ज्वाइन किया है? जल्दी से आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे, ऐसे कितने बच्चे हैं जो क्लास में पहली बार आए और कहाँ कहाँ से बच्चों ने ज्वाइन किया है? चलो, ऑफ द वेरियस वेज ऑफ फाइनेंसिंग गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर द लीस्ट इन्फ्लेशनरी इज टैक्सेशन। टैक्सेशन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डीवैल्यूएशन मींस, अवमूल्यन का अर्थ है कन्वर्टिंग रुपी इनटू गोल्ड, लोअरिंग द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन कंपैरिजन ऑफ सम फॉरेन करेंसी, मेकिंग रुपी डीलर इन द कंपैरिजन ऑफ सम फॉरेन करेंसी, या फिर नन ऑफ दीज। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी, अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी, अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी, आप सभी बच्चों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि आप सभी बच्चों को लाइव क्लासेस की मेरी नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों को रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। कश्मीर में अब एसपीओ पर आतंकी हमला, चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? लोअरिंग द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन कंपैरिजन ऑफ सम अदर करेंसी। कहने का मतलब क्या है, जब आपका डॉलर, मान लीजिए कोई भी फॉरेन करेंसी का जब आपकी वैल्यू बढ़ रही होती है, वैल्यू बढ़ जाती है बढ़ते रहती है, तो उसके वजह से आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी मतलब अपने देश की करेंसी, उसकी वैल्यू घटती जाती है। तो जो आपकी वैल्यू उसकी घटती है उसके कंपैरिजन में, उसी को बोलते हैं डीवैल्यूएशन, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, एक बार जरूर से आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? जल्दी से आप सभी बच्चों, जो भी बच्चे आज हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज रेगुलेटेड बाय होम, मौद्रिक नीति की विनियमित किया जाता है मनी लेंडर, सेंट्रल बैंक, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी। आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर करना है कि आप सभी बच्चों जल्दी से इसका आंसर करेंगे। यहाँ पे नहीं, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है? क्लास खत्म होने के बाद आपको वहां पे आंसर करना है। व्हाट इज द डिफरेंस, लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी और आपका जो है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। सो सेंट्रल बैंक, आप सभी बच्चों को पता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो रेगुलेट की जाती है वो किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा की जाती है, जो कि आरबीआई क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आप सभी बच्चों का एक सेंट्रल बैंक है। क्लियर है आप सभी बच्चों को? चलिए बहुत ही बढ़िया, तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी बच्चों को अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, और जो भी बच्चे प्लस वाले सब्सक्रिप्शन वाले बच्चे हैं, वो आप 2 बजे कॉमर्स के लिए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी बच्चे क्लासेस प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं 30 जून से पहले ले रहे हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं भाई? ऐसे कितने बच्चे हैं जो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं?
अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं यहाँ पर जो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं? ठीक है, और आप सभी बच्चों को जो भी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं ध्यान रखेंगे इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करें, ABHI 101। इससे इंस्टेंट 10% का आप सभी बच्चों को डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि आप सभी बच्चों का जो प्राइस है वो 1 जुलाई से वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कितना बढ़ रहा है वो आप सभी लोगों को हो सकता है नेक्स्ट क्लास में देखने को जरूर मिले। ठीक है, तो आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और आप सभी बच्चों को ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको इस कोड का जल्द से जल्द इस्तेमाल करके आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है। और आप सभी बच्चों को रेगुलर बेसिस पे जो प्लस की क्लासेस हो रही हैं वो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। चलिए दोस्तों, आई होप सो आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा। कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं उससे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आप सभी बच्चों को आंसर करना है इस क्वेश्चन का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं और आगे। और आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि आप सभी स्टूडेंट्स को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आप सभी बच्चों को लाइव अपडेट्स, हमारे जितनी भी क्लासेस हो रही हैं लाइव क्लासेस, आप सभी बच्चों तक पहुंच सके, लाइव नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी बच्चों को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है इसलिए, और इस कोड का इस्तेमाल करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है अगर आप सभी बच्चों को 10% का डिस्काउंट लेना है तो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसके आप सभी बच्चों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपने जीवन में हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, और हमेशा एक स्माइल के साथ पूरे इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ाई करते रहें। टेंशन वेंशन छोड़ो, बस आप अपना आराम से इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ाई करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके इस प्यार के लिए, आपके इसके सपोर्ट के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप सभी बच्चों को प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद।